तो मैं बात कर रहा था कंप्यूटर वर्ड की। कंप्यूटर वर्ड हमारा बेसिकली कहाँ से आया? कंप्यूटर वर्ड कम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। जो कंप्यूट नाम का COMPUTE करके एक वर्ड था हमारे पास, इसी से हमारा कंप्यूटर बना। कंप्यूट का बेसिक मतलब था कैलकुलेशन, कैलकुलेट, टू कैलकुलेट। सो नॉर्मली कंसिडर टू अ कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। कैलकुलेशन या कैलकुलेट का मतलब क्या है? बेसिकली कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमारे क्या हैं? एक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। बेसिकली इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना ही हमारा क्या मतलब होता है इस चीज़ का? कैलकुलेट। और जो हमारा कंप्यूट नाम का जो वर्ड है वो भी एक्चुअली ड्राइव हुआ है, ये एज इट इज नहीं था वर्ड, ये भी ड्राइव हुआ है हमारा लैटिन वर्ड, जिसका लैटिन वर्ड था हमारा कंप्यूटर, COMPUTARE। बेसिकली ये था हमारा बेसिक वर्ड, जो कि एक लैटिन वर्ड था, और इससे बना हमारा कंप्यूट, और कंप्यूट से हमारा बना कंप्यूटर। बेसिकली इतना याद रखें आप कि किस किस तरह से ड्राइव हुआ। और कंप्यूट जो वर्ड है हमारा क्या है? कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूट हमारा कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? बेसिकली लैटिन जो हमारी लैंग्वेज होती है उसका वर्ड है। इसके बाद हम बात करें जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि अगर हम थोड़ी और हिस्ट्री में जाएं, तो सबसे पहले हमने एक अबेकस नाम का कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंट किया था। बहुत सालों पहले हमने अबेकस नाम का एक कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंट किया था। बेसिकली आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है हमारी, तो आप आंसर में करोगे अबेकस। अबेकस इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस विच वाज इन्वेंटेड इन एशिया मैनी सेंचुरीज अगो। काफ़ी टाइम पहले कहाँ पे इन्वेंट किया गया था? ये एशिया के अंदर। बेसिकली हमारा जो रीजन है साउथ एशिया में इंडिया आता है, और एशिया के अंदर जो भी कंट्रीज आती है, मेनली इसमें चाइना को माना जाता है कि चाइना के अंदर ये इन्वेंट हुआ था। और एशिया के अंदर, चाइना के अंदर इन्वेंट हुआ था हमारा अबेकस। और इसके बाद का जो मेन पॉइंट मैं बोलूँगा वो ये वाला पॉइंट है आपका। इन 1617 ईस्वी में क्या हुआ? जॉन नेपर नाम का एक व्यक्ति था, जो कि स्कॉटिश था। स्कॉटिश मैथमेटिशियन इन्वेंटेड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर जो था हमारा, और इस इन्वेंट किया जॉन नेपर ने। और इस मैकेनिकल कैलकुलेटर का नाम इन्होंने क्या रखा? नेपर बॉन्स। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन आएगा कि नेपर बॉन्स किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? वो किया गया जॉन नेपर के द्वारा। और ये जो इन्होंने इन्वेंट किया था उसका नाम था मैकेनिकल कैलकुलेटर, फर्स्ट जो इन्वेंट किया था जॉन नेपर के द्वारा। बेसिकली ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हिस्ट्री के अंदर। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, अबेकस के बारे में मैंने बताया आपको, ये कब हुआ था? 2700 BC के दौरान। 2700 BC का मतलब हो गया बिफोर क्राइसिस, लगभग आज से 5000 साल पहले की बात है ये। 2700 BC के दौरान ये हुआ था। और इसके बाद भी 1652 के अंदर, और इस तरह से कुछ और इन्वेंशंस हुई थी। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो यहाँ तक। वैसे मेरे को नहीं लगता इसमें से आपको कोई क्वेश्चन पूछेंगे, बट यहाँ पे दो इन्वेंशंस मैंने रखी हुई हैं, जो कि है द डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आपसे ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है जीओ के अंदर कि डिफरेंस इंजन कब बना और एनालिटिकल इंजन कब बना। तो ये बना था 1822 में, और ये बना था 1834 में। और इन दोनों को इन्वेंट करने वाले का नाम था चार्ल्स बाबेज। चार्ल्स बाबेज हमारे कंप्यूटर साइंस के नहीं, कंप्यूटर के फादर का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो उनका नाम होगा चार्ल्स बाबेज। बेसिकली इन्होंने ये दो इन्वेंशंस की थी, इसी वजह से इनको एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर बोला गया चार्ल्स बाबेज को। इन्होंने दो डिवाइसेस बनाई थी, दो कंप्यूटर्स बनाए थे बेसिकली, जिसका नाम था डिफेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। बस ये पॉइंट आप ध्यान में रखें। और इसमें मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट और सेवन्थ पॉइंट, इन तीनों को नोट डाउन कर लें आप।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेन जो इन्वेंशंस हुई यहाँ तक थी हमारी, कुछ इन्वेंशन छोटी मोटी इन्वेंशंस होती रही कंप्यूटर की फील्ड में, बट जो मेन इन्वेंशन हमारी कंप्यूटर की फील्ड में हुई है वो ही है 19th सेंचुरी के अंदर। 19th सेंचुरी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला कि कंप्यूटर में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे हमारा कंप्यूटर चला गया। तो इसमें जो टाइम पीरियड था हमारा, कुछ जो टाइम पीरियड था उस टाइम की पीरियड में जो जो इन्वेंशंस हुई उसी के आधार पे उसको जनरेशंस में हमने डिवाइड कर दिया। बेसिकली उस टाइम पीरियड के आधार पे उसको हमने जनरेशंस में डिवाइड कर दिया। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है हमारा, उसको माना जाता है हमारा 1942 से लेकर 1955 तक का जो टाइम था उसको हमने फर्स्ट जनरेशन में इंक्लूड किया। सेकंड जनरेशन को हमने 55 से लेकर 65 के बीच का जो टाइम पीरियड था उसको हमने माना सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, और 64 से 65 का टाइम हमने थर्ड जनरेशन के अंदर रखा, और फोर्थ जनरेशन में हमने 75 से 89 का टाइम रखा। बेसिकली इनका आप मोटा मोटा याद रखें कि फर्स्ट जो था हमारा लगभग 15 साल का जो टाइम पीरियड था 1940 से लेकर 55 तक, और 10 साल का टाइम हमारा ये, और इसी प्रकार 10 लगभग 10 साल का टाइम ये, और लगभग 15 साल का टाइम ये हमारा फोर्थ जनरेशन के लिए। और इसके बाद 1989 के बाद का जो टाइम है वो अभी तक का जो टाइम है हम उसको इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर मानते हैं। अब हमने क्या क्या इन्वेंशंस की इन जनरेशन के अंदर, फर्स्ट के अंदर हमने क्या इन्वेंट किया, सेकंड के अंदर क्या इन्वेंट किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। और ये जो टाइम पीरियड है इसको ध्यान में रखें, जो मतलब कि 40 से लेकर आप 55 तक रखें, क्योंकि हर एक बुक के अंदर आपको वेरी करता हुआ मिलेगा ये, या हर एक वेबसाइट गूगल भी करोगे तो अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग टाइम दिया हुआ है आपका। तो आप बेसिकली इतना याद रखें कि 40 से 45 तक का टाइम लगभग ये जो टाइम था ये फर्स्ट का था, और सेकंड का नेक्स्ट 10 ईयर, थर्ड का नेक्स्ट 10 ईयर, और फोर्थ का नेक्स्ट 15 ईयर तक रहा हमारा फोर्थ जनरेशन का टाइम। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का टाइम मैंने आपको बताया 1940 अराउंड, या मैंने 42 लिखा था पीछे, यहाँ पे 40 से 45 तक का टाइम आप ले सकते हो। बेसिकली ये वाला जो टाइम है हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का आता है, और इसमें मैंने वैक्यूम ट्यूब ऐड किया है। वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी हमारी फर्स्ट जनरेशन के अंदर। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि किस तरह के कंप्यूटर हमारे फर्स्ट जनरेशन में होते थे। जो कंप्यूटर थे हमारे, द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द प्राइमरी जनरेशन कंप्यूटर वाज ग्लास डिवाइस विच वाज कॉल्ड वैक्यूम ट्यूब्स। बेसिकली इस तरह से कुछ हमारी वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। वैक्यूम ट्यूब बेसिकली हमारे इलेक्ट्रॉन्स पे काम करती थी। केमिस्ट्री का कुछ का कॉन्सेप्ट है, ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या होता था कि ट्रांजिस्टर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसके ऊपर वैक्यूम ट्यूब हमारी काम करती थी। अब किस तरह से करती थी इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिकली इतना याद रखें कि वैक्यूम ट्यूब्स थी हमारी फर्स्ट जनरेशन के अंदर। वैक्यूम ट्यूब्स इन्वेंटेड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अगली बात अगर मैं करूं, दीज कंप्यूटर वर वेरी हैवी। ये जो कंप्यूटर थे बहुत ज़्यादा हैवी थे। लाइट वेट कंप्यूटर, जैसे आजकल मेरा जैसे ये लैपटॉप है तो मैं उठा सकता हूँ अकेला, बट जो पुराने कंप्यूटर थे काफ़ी ज़्यादा हैवी थे एंड रियली लार्ज इन साइज, बहुत बड़े होते थे देखने में। दे वर नॉट वेरी रिलायबल एंड प्रोग्रामिंग ऑन देम आर रियली टेडियस टास्क एज दे यूज्ड मशीन लेवल लैंग्वेज एंड यूज्ड नो ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या है इसका कि जो हमारे पुराने कंप्यूटर थे उसके अंदर जो काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। जैसे अभी मैं इस कंप्यूटर को अगर चलाऊं तो इसमें वेरी यूज़र फ्रेंडली है ये, मैं बड़े आराम से इसके अंदर कोई भी काम कर सकता हूं। बट जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से उसमें कोई यूआई नहीं था, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कुछ भी नहीं होता था ऐसा। वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज में काम करते थे, मशीन लेवल लैंग्वेज में काम करते थे।
मशीन लेवल लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है, जो 0 1 की फॉर्म में लैंग्वेज हमारी लिखी होती है। तो बेसिकली अगर हमें काम करना हो उन कंप्यूटर्स के अंदर तो हमें 0 1 की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और हमें कोई भी इनपुट डालनी है तो वो भी इसी फॉर्म में हमें डालनी पड़ेगी, कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है तो भी इसी फॉर्म में हमें करनी पड़ेगी। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था इसके ऊपर काम करना। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर्ड यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, बेसिकली कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते थे, स्टोरेज के लिए भी यूज़ होते थे, और कंट्रोल पर्पजेज के लिए भी यूज़ होते थे। पर यही था कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड इनकी बड़ी लो थी। अगर हमें 10+10 भी कैलकुलेशन, इतनी सी कैलकुलेशन करनी है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता था सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन करने के लिए। देवर टू बल्कि, बहुत ज़्यादा बल्कि थे, और लार्ज दैट दे नीडेड अ फुल रूम एंड कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कंप्यूटर इतने बड़े थे साइज के अंदर कि एक पूरे कमरे के अंदर सिर्फ एक ही कंप्यूटर आएगा, पूरे कमरे चाहिए होता था, लगभग इतना स्पेस चाहिए होता है एक कंप्यूटर को रखने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करते थे। अभी जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें बहुत लाइट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसकी वोल्टेज बहुत कम चाहिए होती है इसके लिए, बट उनके लिए बहुत हैवी वोल्टेज का यूज़ करना पड़ता था उनको रन करने के लिए, बेसिकली उनको यूज़ करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट थे हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। और इसके बाद मैंने कुछ और मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट के लिए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपको डायरेक्टली याद रखना है कि क्या क्या हमने इन्वेंट किया। बेसिकली मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैंने आपको बताया क्या था, वैक्यूम ट्यूब, ये आपको याद रखना है। सेकंड मैंने आपको बताया कि उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सिर्फ एक लैंग्वेज थी हमारे पास, मशीन लेवल लैंग्वेज, जो 0 1 में काम करती है, जो मशीन अंडरस्टैंड करती है, सिर्फ ये ही थी हमारे पास मौजूद। इसके बाद मैंने बताया मेन मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें मैग्नेटिक ड्रम्स आपको याद रखने हैं। मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होते थे बेसिकली मेन मेमोरी के लिए। मेन मेमोरी क्या होती है हमारी, रैम, रैम होगी, ये हम आगे पढ़ेंगे कि मेन मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के बारे में। बेसिकली आप यहाँ याद रखें कि मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होते थे हमारे फर्स्ट जनरेशन के अंदर। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा पंच कार्ड। पंच कार्ड यूज होते थे हमारा किसी भी इनपुट को डालने के लिए। इनपुट डालने के लिए हमारे पास पंच कार्ड्स की हेल्प से हम कोई भी इनपुट इंसर्ट करते हैं। जैसे आजकल तो सिंपल कीबोर्ड से मैं ए प्रेस करूं तो इनपुट चली जाती है, पर पहले पंच कार्ड्स यूज होते थे इसी काम के लिए। नेक्स्ट मैं बात करूं, इनकी स्पीड वेरी स्लो थी और वेरी लार्ज इन साइज, साइज काफ़ी बड़ा था इनका। और कुछ मेन जो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, कुछ जो कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए थे हमारे इस दौरान 1940 से लेकर 1955 के दौरान, उन कंप्यूटर्स, कौन कौन से कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए थे, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि आपसे कि ये वाला जो कंप्यूटर है कौन सी जनरेशन में इन्वेंट हुआ था। तो आपको उनके डायरेक्टली नाम याद रखने हैं, उनके डायरेक्टली नाम याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने 3 यहाँ पे इंक्लूड किए हैं वो है एनीएक, एडवैक और यूनिवैक। यहाँ से आपकी फुल फॉर्म्स भी पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम के अंदर कि एनीएक की फुल फॉर्म क्या होती है। एनीएक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। और ये बिल्ट बाय, किसने इसको बनाया, उनके नाम याद रखने हैं। जे प्रेस्पर एकर्ट नाम से हमारे एक डेवलपर थे, उन्होंने बनाया, और जॉन वी माचुली ने इनको बनाया। हु वाज द जनरल पर्पस कंप्यूटर, इट हैड बीन वेरी हैवी। जैसे मैंने बताया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स क्या थे, बड़े हैवी थे, तो ये भी नेचुरली क्या था, बहुत ज़्यादा हैवी था, बहुत बड़ा था, लार्ज था, और कंटेन 1800 वैक्यूम ट्यूब, लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स ये यूज़ करता था। इसके बाद एडवैक की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म है, वाज डिजाइंड बाय वॉन न्यूमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारी कंप्यूटर साइंस के अंदर। बेसिकली अगर तो आपसे एडवैक का इन्वेंटर पूछा जाएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा ये, वॉन न्यूमन नाम से हमारे इन्वेंटर थे एडवैक के। और एक और क्वेश्चन आपसे बनता है कि हु इज द फादर ऑफ
आर्किटेक्चर 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 ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर की बात आएगी तो भी उसका आंसर क्या होगा, वॉन न्यूमन। इसको नोट डाउन कर लें, फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर भी है हमारे वॉन न्यूमन। इट कुड स्टोर डेटा ऑल्सो सो इंस्ट्रक्शन एंड द स्पीड वाज इन्हांस्ड। ये बेसिकली स्टोरेज भी करता था डाटा की, एडवेक जो था हमारा। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिवैक। यूनिवैक की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, सिंपल सी फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, वाज डेवलप्ड इन 1952 बाय द एकर्ट एंड माचुली। इन दोनों ने ही हमारा एनिएक भी बनाया और इन दोनों ने ही यूनिवैक भी बनाया, सेम इन्वेंटर्स हैं हमारे। और इसके बारे में एक और बात अगर मैं बताऊं, एनिएक क्या है हमारा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अगर आपसे पूछेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या था हमारा, एनिएक इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन का। यहां तक किसी को कोई डाउट? हेलो, तो सेकंड जनरेशन की बात करें, सेकंड जनरेशन हमारी 1955 से लेकर 1965 तक भी आप रख सकते हो या 1964 तक रख सकते हो, ये वेरी करती रहेगी आपके बुक्स के अंदर। और इसके अंदर जो मेन इन्वेंशन थी वो थे हमारे ट्रांजिस्टर्स, मेन थी हमारी इन्वेंशन ट्रांजिस्टर्स। अब ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं हमारे, ट्रांजिस्टर वर इन्वेंटेड इन बेल लैब्स के अंदर इनको बनाया गया। द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर मेड इट पॉसिबल टू परफॉर्म पावरफुली एंड विद ड्यू स्पीड। बेसिकली क्या हुआ, ट्रांजिस्टर की इन्वेंशन हुई। ट्रांजिस्टर क्या थे, मोर पावरफुल थे हमारे एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब से। वैक्यूम ट्यूब से बहुत ज़्यादा पावरफुल थे हमारे ट्रांजिस्टर। और इनकी पावर से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका जो साइज था वो क्या हो गया, साइज जो था हमारा वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन इनका साइज क्या कर दिया हमने, रिड्यूस कर दिया। इनकी स्पीड क्या कर दी हमने, थोड़ी इंप्रूव कर दी। एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन इनकी स्पीड भी इंप्रूव कर दी। इसके साथ कुछ और कंसेप्ट, नए कॉन्सेप्ट हमारे मार्केट में आए, जो कि है हमारे जैसे सीपीयू का जो कॉन्सेप्ट था वो आ गया, मेमोरी का एक कॉन्सेप्ट हमारा आ गया था उस टाइम पे। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इनपुट एंड आउटपुट यूनिट ऑल्सो कम इनटू द फोर्स विद इन द सेकेंड जनरेशन। मतलब ये सारी की सारी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं इनके बारे में बेसिकली बात चलने लगी कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को बनाया जा सकता है इन सब की हेल्प से। तो इसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में अगर मैं बताऊं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज शिफ्टेड फ्रॉम, यहाँ पे मशीन लेवल लिखना हमें, मशीन लेवल टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मेड प्रोग्रामिंग कंपैरेटिवली अ सिंपल टास्क फॉर अ प्रोग्रामर। बेसिकली पहले क्या होता था, हम क्या करते थे, मशीन लेवल को यूज़ करते थे, उसमें 0-1 की कोडिंग करनी पड़ती थी, इस तरह से बहुत बड़ी इनपुट्स हमें डालनी पड़ती थी। बट यहाँ पे क्या हुआ, एक लैंग्वेज आई हमारे पास, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज की इन्वेंशन हुई। उसकी असेंबली लैंग्वेज हमें क्या प्रोवाइड करती है, उसमें इस तरह से कोड नहीं करना पड़ता हमें, होती तो वो भी काफ़ी डिफिकल्ट है बट मशीन लैंग्वेज से इजी होती है। इसमें हमारे पास कुछ फंक्शंस यूज होते हैं, जैसे सम नाम का फंक्शन हम यूज कर लेते हैं, MUL मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर लेते हैं। इस तरह से अलग अलग फंक्शंस हम यूज कर लेते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो बेसिकली ये वाली जो फैसिलिटी थी हमें असेंबली लैंग्वेज के द्वारा मिलती है सेकंड जनरेशन के अंदर। तो जो असेंबली लैंग्वेज पे काम करती है वो कुछ लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, जैसे फोर्ट्रन हमारी है, एल्गोएल है और कोबोल है। ये सारी लैंग्वेजेस मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको याद कर लें कि 1956 में, 1958 में, 1959 में इन्वेंट हुई थी।
और यहाँ पे मैंने एक पूरा टेबल बनाया हुआ है कि सेकंड जनरेशन के अंदर क्या क्या इन्वेंशन हुई थी हमारी। ट्रांजिस्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिस्टर डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे। और मैंने आपको बताया असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज तो हमारे पास थी ही ऑलरेडी, एक और इन्वेंशन हुई, असेंबली लैंग्वेज हमारे पास आई। और यहाँ पे मैग्नेटिक कोर्स हमारे पास आए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको नोट डाउन कर लें। मैग्नेटिक कोर्स, पहले था मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होते थे, यहाँ पे मैग्नेटिक कोर्स आए। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कोई चेंज देखने को नहीं मिला, सेम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे हम फर्स्ट में यूज करते थे उसी तरह सेकंड में भी यूज करने लगे, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिली। बट यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई, जो स्मॉलर साइज हमने क्या कर दिया, साइज रिड्यूस कर दिया, तो स्मॉलर साइज के थोड़े कंप्यूटर आने लगे। और लो पावर कंज्यूमर, जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे हम फर्स्ट जनरेशन के अंदर, सेकंड के अंदर हम थोड़ा कम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने लगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने लगे। और ये क्या करते थे, काफ़ी कम हीट जनरेट करते थे इस वजह से ही। और इसके अंदर भी कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे कंप्यूटर्स की इन्वेंशन हुई, जैसे PDA-8, IBM 1400 सीरीज़ का इन्वेंशन हुआ। अगर इसको आप याद रख सकें तो इसको रख लें, वैसे में भी इसमें से आपको नहीं पूछा जाएगा, बट एक दो को आप याद रख सकते हो, जैसे PDA-8 इम्पॉर्टेंट है, CDC 3600 ये भी इम्पॉर्टेंट है। और बाकियों को भी अगर आप रिमेंबर कर सकते हो तो कर लें कि सेकंड जनरेशन में ये हमारे कंप्यूटर्स आए थे। इस तरह से कुछ कंप्यूटर्स हमारे आए थे। मे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा, तो अगर टफ पेपर डालेंगे तो वो पूछ सकते हैं। वैसे इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता वो डालने वाले हैं आपको। ये था हमारा कुछ सेकंड जनरेशन के बारे में। हमने क्या किया, फर्स्ट जनरेशन से थोड़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर दी थी सेकंड जनरेशन के अंदर। फिर आती है हमारी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था हमारा 1964 से लेकर 1971, यहाँ पे मैंने लिखा है। इसको आप 1971 1975 तक भी कर सकते हो, डिपेंड्स। और इसमें मैंने क्या लिखा, ड्यूरिंग दी थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी envisaged a shift from huge transistor to integrated circuit। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। हमारे थर्ड जनरेशन में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुई थी ICs की, इसको ऑल्सो रेफर टू एज अ IC। इंटीग्रेटेड सर्किट्स की इन्वेंशन हुई थी ट्रांजिस्टर के बाद। और हियर अ वेराइटी ऑफ ट्रांजिस्टर वर प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर। जो हमारे सेमीकंडक्टर था, जहाँ सेमीकंडक्टर्स की इन्वेंशन हुई, इसमें क्या होता है कि एक सिलिकॉन चिप होती है हमारी, सिलिकॉन चिप, इसके अंदर मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते हैं हम। मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को अगर लगा दें तो इससे हमारा क्या बनता है, सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर हमारे आगे थे थर्ड जनरेशन के अंदर। बट अगर आपसे पूछा जाएगा ना सेमीकंडक्टर कौन सी जनरेशन के अंदर, यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको नोट डाउन किया है, बट सेमीकंडक्टर जो एक्चुअल में आगे थे हमारे, वो सेकंड जनरेशन में ही आगे थे। आप अगर गूगल करोगे तो आपको सेमीकंडक्टर की इन्वेंशन सेकंड जनरेशन में दिखाएगा। बेसिकली आपको फिर उस हिसाब से अगर एग्जाम में आएगा तो सेमीकंडक्टर की इन्वेंशन हमारी सेकंड जनरेशन में ही होगी थी वैसे। पर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर बेसिकली बनता कैसे है, एक सिलिकॉन चिप के ऊपर मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को हम जब लगा देंगे तो एक सेमीकंडक्टर हमारा बनता है। द मोस्ट फीचर ऑफ द एरा, इस एरा के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर थी, द कंप्यूटर वाज अ स्पीड एंड रिलायबल। उन पे भरोसा किया जा सकता था कि जो वो आउटपुट हमें दे रहे हैं वो सही होगी, और उनकी स्पीड क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी थर्ड जनरेशन के अंदर। और IC वाज मेड फ्रॉम, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि IC किससे बनते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि IC किससे बनते हैं। IC बनते हैं हमारे सिलिकॉन से, IC हमारे बनते हैं सिलिकॉन से। बेसिकली इतना याद रखें, सिलिकॉन आर यूज टू क्रिएट ICs। और इसके अलावा अ सिंगल IC, एक जो सिंगल IC होता है, हैज़ मैनी ट्रांजिस्टर। एक सिंगल IC के अंदर
हम मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल रजिस्टर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, और कैपेसिटर्स को भी हम एक सिंगल आईसी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। बेसिकली एक आईसी हमारा इतना पावरफुल होता है जिसके अंदर मल्टीपल रजिस्टर, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स को यूज कर सकते हैं हम। द वैल्यू साइज वाज रिड्यूस्ड एंड मेमोरी स्पेस एंड, जो मेमोरी साइज था हमारा वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। मेमोरी स्पेस हमारा क्या हो गया, मेमोरी स्पेस एंड डेली इफिशिएंसी वाज वर इंक्रीज ड्यूरिंग दी जनरेशन। तो हमारी बेसिकली मेमोरी का जो स्पेस पहले हमारे पास क्या होता था, केबीज के अंदर बात चलती थी। केबीज के अंदर 1 KB मतलब बहुत ज़्यादा डेटा को माना जाता था कि 1 KB तक का हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है, क्योंकि हम कुछ ही वर्ड्स को स्टोर कर पाते थे। जैसे ऐसे 10+10 करेंगे तो सिर्फ इसको स्टोर करने के लिए कितना स्पेस लगेगा, कोई स्पेस नहीं लगेगा। तो बेसिकली इतनी सी कैलकुलेशन के लिए हमें सिर्फ केबीज की ही इम्पोर्टेंट ज़रूरत रहती थी फर्स्ट जनरेशन के अंदर। पर जैसे जैसे कंप्यूटर आगे बढ़े उनकी स्पीड भी इंक्रीज हुई, और उनकी जो स्पेस की कैपेसिटी है, स्पेस की जो कैपेसिटी है जो केबीज में यूज होती थी वो एमबीज में आ गई। यहाँ पे एमबीज में आ गई। एमबीज में हम डेटा को सेव करने लगे इस जनरेशन के अंदर। और प्रोग्रामिंग वाज नाउ स्वेप आउट हायर लेवल लैंग्वेज लाइक बेसिक। बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे हमारी हाई लेवल लैंग्वेज की इन्वेंशन होगी हमारे पास। अब हाई लेवल लैंग्वेज आ गई हमारे पास। इस हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हमारी सी है, जावा है, पाइथन है, ये सारी की सारी क्या है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें एक यहाँ पे मैंने मेंशन की है बेसिक नाम की भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, आपके एग्जाम के अंदर पूछी गई है पिछले कुछ एग्जाम में। इसकी फुल फॉर्म है आपकी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिकली ये बेसिक की फुल फॉर्म है। और यहाँ पे एक और बात, मिनी कंप्यूटर्स फाउंड देयर शेप ड्यूरिंग दिस एरिया। जो हमारे मिनी कंप्यूटर थे, हमारे मिनी कंप्यूटर्स इस एरा में आना शुरू हो गए। इसमें मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं आपके, जब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इसके अंदर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे हम, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा कि मिनी कंप्यूटर्स बेसिकली क्या है। यहाँ पे मैंने इसका एक टेबल लिया हुआ है, इसको आप ध्यान में रखें। यहाँ पे क्या आ गए हमारे पास आईसी, जो मैं बता रहा हूँ कि आपके ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड सर्किट। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि थर्ड जनरेशन के अंदर जो आईसी आए थे वो हमारे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन के थे। जो हमारे आईसी थे वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन के थे और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन के थे। ये ध्यान में रखें, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट 2 जनरेशन है, फोर्थ और फिफ्थ, उसमें भी हम आईसी का ही यूज़ करते हैं। आज भी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का ही यूज़ करते हैं, बस उनकी क्या कर दी हमने, कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया फोर्थ के अंदर। जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये मैं बताऊंगा आपको आगे, वेरी लार्ज स्केल आ गया। उसी तरह फिफ्थ के अंदर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हमारे पास आए थे। बेसिकली ये सारी टाइप्स ऑफ आईसी हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के, स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल थर्ड के अंदर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हमारे फोर्थ के अंदर, और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हमारे फिफ्थ के अंदर आए थे। यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया था, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास, हाई लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट बेसिकली थर्ड जनरेशन के अंदर हमारे पास आया। और यहीं पे मेमोरी के अंदर कुछ इन्वेंशन तो नहीं हुई नई, बट जो हम यूज़ करते थे मैग्नेटिक कोर्स सेकंड जनरेशन के अंदर भी, उन्हीं को हमने क्या कर दिया, उन्हीं की कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया। अब क्या हुआ, लार्ज मैग्नेटिक कोर्स हमारे पास आने लगे, और उनकी कैपेसिटी को हमने बेसिकली इंक्रीज कर दिया। जहां वो पहले थोड़ा कम डेटा को स्टोर कर रहे थे, अब कुछ ज़्यादा डेटा को स्टोर करने लगे। वैसे ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करूं, मैग्नेटिक टेप्स, मॉनिटर्स इंपॉर्टेंट है, कीबोर्ड्स, प्रिंटर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट भी हमारे थर्ड जनरेशन के अंदर आ गए। इसके अलावा कुछ और हमने कंप्यूटर्स की इन्वेंशन की।
1954 से लेकर 1971 तक इस तरह के कुछ और कंप्यूटर्स हमने इन्वेंट किए, इसको भी आप देख सकते हो। बात करें अगले जनरेशन की, जो है हमारी फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन के बारे में। फोर्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 1971 से लेकर, यहाँ पे ये इसको करेक्ट कर लें, ये 1971 से लेकर 1989 तक आएगा। जो हमारा फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड है वो आएगा 1971 से लेकर 1989 तक। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हमारी आएगी वो आएगी माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर्स हमारे पास आगे, प्रोसेसर क्या करता है हमारा, बेसिकली अर्थमेटिक और लॉजिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे कंप्यूटर का, तो उसमें आपको अंडरस्टैंड होगा कि प्रोसेसर्स क्या होते हैं हमारे। बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंटेड हुए थे हमारे फोर्थ जनरेशन के अंदर इन 1971। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वर यूज्ड, 1971 में फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया। द लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड LSI सर्किट बिल्ड ऑन वन चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे पास पीछे तो हमारे पास स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन के थे, यही हमारे पास एक बीच में आया था LSI, मतलब बीच में क्या, ये फोर्थ जनरेशन में ही आया LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को हमने क्या किया, इसको एक चिप में लगाया। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को इस तरह चिप्स में लगाया तो ये क्या बन गया हमारा, एक माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर हमने इस तरह से क्रिएट किया। द मोस्ट एडवांटेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज दैट वन माइक्रो प्रोसेसर कैन कंटेन ऑल द सर्किट्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल फंक्शन। बेसिकली हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर था ये सारे काम करने लगा, जो मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे ऑपरेशन, जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, कंट्रोल ऑपरेशंस होते हैं, ये सारे के सारे परफॉर्म करने लगा एक सिंगल चिप, जो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। द कंप्यूटर यूजिंग माइक्रो चिप्स वर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स। जिन कंप्यूटर्स के अंदर माइक्रो चिप का यूज हुआ होता है उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, ये भी एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली, वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारे लैपटॉप होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन भी एक क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है। और इसके अंदर भी हम माइक्रो प्रोसेसर्स या माइक्रो चिप्स का यूज़ करते हैं, इसी वजह से इन्हें माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है। दिस जनरेशन प्रोवाइडेड द इवन स्मॉलर साइज ऑफ कंप्यूटर। इस जनरेशन ने क्या किया, अब जो साइज इतना बड़ा था फर्स्ट जनरेशन के अंदर, धीरे धीरे करके वो क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गया हमारा विद लार्ज कैपेसिटीज़। और यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगी। जहाँ हम केबीज की बात कर रहे थे फर्स्ट के थर्ड जनरेशन के अंदर, वहीं बात होने लगी अब जीबीज की, जीबीज, फिर टेराबाइट्स की बात होने लगी इन जनरेशन्स के अंदर। बेसिकली कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया हमने। और इसके बाद टेक्नोलॉजीज लाइक मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग और ऑपरेटिंग स्पीड, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे। अब मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसके बारे में ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो आगे हम कवर करेंगे। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग किस तरह से काम करेगी। बेसिकली ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं हमारे फोर्थ जनरेशन में आ चुके थे। और यहाँ पे प्राइवेट कंप्यूटर्स, पहले क्या होता था, जितने कंप्यूटर थे वो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं या सरकारी महकमे में ही हमारे जो मेन कंप्यूटर्स थे वो होते थे। बट यहाँ से कंप्यूटर्स का क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया। जैसे कि आम आदमी तक
कंप्यूटर्स प्रोवाइड होने लग गए, आम आदमी एक कंप्यूटर को परचेज कर सकता था, पर उस टाइम के हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव रहते थे वो। आजकल तो बहुत ज़्यादा क्या है, हमारे चीप रेट में हमें कंप्यूटर्स प्रोवाइड हो जाते हैं मार्केट के अंदर बेसिकली। बट इनकी प्राइवेटाइजेशन शुरू हो चुकी थी फोर्थ जनरेशन के अंदर। वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क कम इनटू बीइंग विद इन द फोर्थ जनरेशन। जो हमारा नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट है, नेटवर्किंग जिसके अंदर हम क्या है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, डेटा शेयरिंग या रिसोर्स शेयरिंग कर लिए। तो बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा फोर्थ जनरेशन के अंदर आ चुका था। इसके अलावा मैंने एक टेबल लिया है, इसमें फिर से मैंने आपको पहले ही बता दिया, वेरी लार्ज स्केल अगर आपसे पूछा जाए, जो आईसी विद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये हमारे आए थे फोर्थ जनरेशन के अंदर, और माइक्रो प्रोसेसर्स भी हमारे आए थे फोर्थ जनरेशन के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है हमने। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपका आ गया था, जैसे मेमोरीज का हम मैग्नेटिक कोड्स को यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरीज इन्वेंट होगी थी। सेमीकंडक्टर मेमोरीज आपसे पूछा जाएगा तो आप फोर्थ जनरेशन करोगे, अगर सेमीकंडक्टर पूछा जाएगा तो सेकंड जनरेशन, सेमीकंडक्टर मेमोरी की बात आएगी तो फोर्थ जनरेशन। जो हमारी रैम होती है कंप्यूटर के अंदर, जो हमारी रोम होती है, ये हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरीज इनको बोला जाता है, ये ध्यान रख सकते हो आप। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, रैम और रोम हमारी क्या है, एक सेमीकंडक्टर मेमोरीज, जो कि फोर्थ जनरेशन में इन्वेंट हुई थी। इसके अलावा पॉइंटिंग डिवाइस, मतलब हमारी पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, हमारी माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ऑप्टिकल स्कैनिंग, कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, ये सारे इन्वेंट हो गए थे हमारे फोर्थ जनरेशन के अंदर। और इसके अलावा कुछ और हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, ये इन्वेंट किए गए थे हमारे, यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किए हैं फोर्थ जनरेशन के अंदर, ये सारे भी हमारे एग्जिस्टेंस में आए थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, लास्ट जो हमारे पास जनरेशन आती है, लास्ट जनरेशन जो हमारे पास आती है वो है हमारी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, जो कि हमारी फाइनल है हमारी जनरेशन, जो हमने माना है 1989 के बाद। 1989 के बाद का जो टाइम है आज तक का, प्रेजेंट तक, ये हमारा किस में आता है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, द टेक्नोलॉजीज बिहाइंड द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज AI। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली फिफ्थ जनरेशन के अंदर हमने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने लगा फिफ्थ जनरेशन के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी क्या होती है कि बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या करे, ह्यूमन की तरह बिहेव करे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इट अलाउ कंप्यूटर टू बिहेव लाइक ह्यूमन। अगर ह्यूमन की लैंग्वेज को कोई कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है तो भी हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही मानेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे इस पर काम हो रहा है। आगे मैं बात करूं, इट इज़ ऑफ्टेन सीन इन प्रोग्राम्स लाइक वॉइस रिकॉग्निशन। जैसे आप हेलो गूगल करते हो अपने फ़ोन के ऊपर, तो वो क्या करता है, आपकी आवाज़ को पहचानता है। तो आवाज़ पहचानना भी एक क्या है, ह्यूमन लाइक बिहेव, मतलब ह्यूमन की तरह बिहेव कर रही है हमारी मशीन। तो बेसिकली इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है इस टाइम पे, इसके अंदर एरिया। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस किस फील्ड्स में काम कर रही है, बेसिकली वॉइस रिकॉग्निशन के इसमें। आजकल ये क्या है, आपका फ़ोन अनलॉक भी तभी होगा जब वो आपकी वॉइस सुनेगा, मतलब कि वो अब डिफ्रेंशिएट करने लग गया है हर एक पर्सन की वॉइस को भी। और इसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आजकल मार्केट में हो रही है। जैसे आप देख रहे होंगे टेस्ला एक हमारी अमेरिकन कंपनी है जो बहुत ज़्यादा काम कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ये कार्स डिज़ाइन करती है, कार्स बनाती है। इस तरह की कार्स मार्केट में आ चुकी हैं जो इसमें ड्राइवर की
कोई ज़रूरत नहीं है, कार खुद व खुद रोड पे चलेगी। बेसिकली वो क्या कर रहा है, अपने आसपास का इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, एनालाइज करके परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली एआई का कॉन्सेप्ट काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट होते हैं इसके अंदर। बेसिकली क्या करता है हमारा कंप्यूटर, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देख के जब बिहेव करने लगेगा, तो वो वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। ये मेडिसिन्स के एरिया में, जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में आजकल क्या है, कंप्यूटर्स लग चुके हैं, वहाँ पे कितनी सारी मशीन्स यूज़ होती हैं, उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए भी। और इसके अलावा गेम प्लेइंग के लिए हमारा एआई काफ़ी काम कर रहा है। जैसे आप पबजी खेलते होंगे, पबजी, तो पबजी के अंदर भी क्या है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया है जो हमें नेचुरल लगता है देखने में। और बेसिकली और अगर मैं बात करूं, और इस तरह की गेम्स हमने क्रिएट कर दी, जो कि जैसे आप चेस खेलते होंगे, चेस, तो चेस को हमने इतना इंटेलिजेंट बना दिया कि वो ह्यूमन बीइंग को ही बीट कर देता है उसके अंदर। चेस में अगर आप कंप्यूटर के साथ प्ले करोगे तो उसमें कंप्यूटर से जीतना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, आपकी चाल के हिसाब से खुद एनालाइज करेगा जो बेस्ट मूव होगा उसके लिए। तो बेसिकली हमने क्या किया, कंप्यूटर को इतना इंटेलिजेंट बना दिया कि वो compete करने लगा ह्यूमन के साथ। बेसिकली ये मोटिव है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और इसके अंदर और ज़्यादा क्या इन्वेंशन हुई, हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। स्पीड इज़ हाईएस्ट इस टाइम पे। स्पीड क्या है हमारी, अब जहाँ पे पहले छोटी सी कैलकुलेशन के लिए इतना ज़्यादा टाइम लग जा रहा था, और यहीं पे अब क्या हो रहा है, जैसे हम वीडियो कॉल के थ्रू ही अगर बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ तो उसी टाइम में आपके पास मेरी क्या जा रही है, वॉइस जा रही है। तो स्पीड कितनी ज़्यादा इंप्रूव होगी हमारी बेसिकली कम्युनिकेशन की। और डेटा यहाँ बैठे बैठे मैं डेटा आपको अलग अलग जगह मेरी वॉइस जा रही है, तो स्पीड क्या कर दी हमने, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दी। और साइज़ क्या है, साइज़ जो हमारा कंप्यूटर का साइज़ है वो बेसिकली क्या हो गया, बहुत ज़्यादा रिड्यूस। आप देख सकते हो छोटी छोटी डिवाइसेस आजकल हमारी कंप्यूटेटिव डिवाइसेस आ रही हैं, घड़ी आ रही हैं, स्मार्ट घड़ीज जो आती हैं हमारी स्मार्ट वॉचेस, वो उसमें भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है हमारा 5th जनरेशन के अंदर। बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारी 5th जनरेशन के अंदर आती हैं। और दो नॉट 100% AI हैज़ बीन अचीव टू अ डेट, मतलब अभी भी हमने मतलब पूरा अचीव नहीं किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट के अंदर, काफ़ी कुछ होना बाकी है। तो बेसिकली यही बात है, अभी उसमें मैं तभी बोल रहा हूँ आपको काम हो रहा है। जैसी बड़ी बड़ी कंपनी है, टेस्ला है आपका, गूगल है, ये सारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके अंदर ही एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए, जैसे मौसम विज्ञान आपको जैसे पता लग जाता है आपके फ़ोन के अंदर ही कि अब मौसम कैसा रहने वाला है, कल बादल हैं या नहीं है, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन आती है हमें, वो आती है हमारे सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू। हमारे पास वेदर फोरकास्टिंग के लिए और भी बड़े बड़े कामों के लिए, बड़े डाटा को एनालाइज करना है, तो उसके लिए हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो वो था हमारा CDC 6600। CDC की फुल फॉर्म है हमारी कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। जो हमारा था फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, वाज द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, हमारी दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। और इसको किसने बनाया था, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीमोर क्रे। सीमोर क्रे इज द इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कॉल्ड CDC 6600। ये ध्यान में रखें आप। इसके अलावा इनके साथ एक और पर्सन थे जिन्होंने काम किया था, पर इनका नाम पूछा नहीं जाता इतना, जेम्स थॉर्नटन करके इनका नाम था, पर इसको ध्यान में ना रखें आप, सिर्फ सीमोर क्रे को ध्यान में रखें। और इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, वो था हमारा
परम 8000, परम 8000 फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था इंडिया का। इसके अलावा मैंने एक टेबल बनाया है, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें मैंने क्या बताया आपको, जो आईसीज ही यूज़ होती थी फिफ्थ के अंदर भी, बस यहाँ पे क्या था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ होता था, ULTI का यूज़ होता था। बेसिकली यही डिफरेंस है इसके अंदर। और यहाँ पे क्या करने लगा कंप्यूटर में, कंप्यूटर अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने लगा। और इसके बाद मैं बात करूँ, ये कंप्यूटर्स जो आए हमारे पास पोर्टेबल थे, स्मॉल इन साइज थे, और यहाँ पे ट्रैक पैड, जैसे इस पैड का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये टच पैड, आपके टच स्क्रीन्स इन्वेंट हुए थे इसके अंदर। इसके अलावा पेन्स, सर्च इनपुट जैसे वॉइस रिकॉग्निशन, वॉइस स्पीच वगैरह, लाइट स्कैनर्स और प्रिंटर, माउस मॉनिटर्स वगैरह का सारा इन्वेंशन आपके फिफ्थ जनरेशन में हुआ है। इसमें जो मेन कंप्यूटर्स आते हैं आपके, डेस्कटॉप आ जाता है, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, फिफ्थ जनरेशन की डिवाइसेस हैं, फिफ्थ जनरेशन की डिवाइसेस हैं। बेसिकली ये थी हमारी कुछ जनरेशन्स जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जेईई के अंदर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। हेलो, आईबीएम की फुल फॉर्म, सर आईबीएम की फुल फॉर्म बताना। IBM की फुल फॉर्म आई थिंक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन करके होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन करके होती है, ये देख लेता हूँ। I'm not too sure. हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन करके इसकी फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM में ऐसे कंपनी है ना, राइट, कंप्यूटर मतलब। असेंबली लैंग्वेज कौन कौन सी होती है सर? हाँ जी, असेंबली लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? असेंबली लैंग्वेजेस मैंने यहाँ पे ऐड की थी, यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लें। ये यहाँ पे मैंने ऐड की थी, ये फोर्ट्रन है हमारी, एल्गोएल है और कोबोल है। इनके बारे में भी, इनकी फुल फॉर्म आप देख सकते हो अपने से। वैसे मैं करवाऊंगा बाद में एक पूरे उसके अंदर पूरी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं हमारी, जैसे कोबोल, हमारी बेसिक, फोर्ट्रन, एल्गोएल को भी अगर हम इंक्लूड कर लें। इसके बाद सी लैंग्वेज, C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट। इसके बाद अगर मैं बात करूं, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज ये एक ही है? ये नहीं नहीं, अलग अलग है? अलग अलग है। मीडियम लेवल है। जो असेंबली लैंग्वेज है ना, उसको असेंबली लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए बेसिकली जो प्रोग्राम हम इसके अंदर लिखते हैं उसके लिए हम असेंबलर्स का यूज़ करते हैं, असेंबलर। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना, हाई लेवल लैंग्वेज, उसमें जो हम कोड करेंगे उसके लिए दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक होती है कंपाइलर्स, एक होती है कंपाइलर्स और असेंबलर। असेंबलर, असेंबलर, एक सेकंड यार, तो एक सेकंड। इंटरप्रेटर। हाँ जी, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर सही, थैंक यू। इंटरप्रेटर्स, बेसिकली इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स यूज़ होते हैं हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के लिए। जो इन कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर डिफरेंस होता है, ये लाइन बाय लाइन करता है, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ करता है। बेसिकली ये डिफरेंस है। जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसके अंदर हमारी C++, जावा, जिसमें हम ये नॉर्मल ह्यूमन जो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है ना, उसी लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज काम करती है। बट असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा
कोड अलग टाइप से लिखा जाता है, बेसिकली इतना ध्यान रखें आप। सी लैंग्वेज किस में आती है सर फिर? हाई लेवल लैंग्वेज में आती है मैडम, हाई लेवल में सर? हाई लेवल लैंग्वेज है ये सी। इसके जो आप नोट्स बनाओगे ना, इसको पता किस तरह से बनाना, इसके जो नोट्स आप बनाओगे, आप एक टेबल क्रिएट करना, बेसिकली एक इस तरह से आप टेबल बना दो और यहाँ पे इस तरह से कॉलम्स क्रिएट कर दो। फिर ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेंगे, नहीं तो इसको तो आप याद नहीं कर पाओगे ना। यहाँ पे आप जनरेशन्स लिखो, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, इसका टाइम पीरियड यहाँ पे लिखो 1940 से लेकर 55 तक का जो टाइम है, सेकंड जनरेशन, और इसका भी टाइम पीरियड, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इस तरह से बनाओ। और यहाँ पे जैसे हार्डवेयर्स की बात करें, हार्डवेयर्स करके यहाँ पे एक टाइटल दे दो, और फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो मेन हार्डवेयर्स है, जैसे मैंने क्या बताया आपको, वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब कहाँ पे आए? फर्स्ट जनरेशन के अंदर। पंच कार्ड, इस तरह से आप लिख सकते हो। और सेकंड जनरेशन के अंदर आप सिंपली क्या लिखोगे? ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन के अंदर इसी तरह मैंने क्या बताया आपको, थर्ड जनरेशन के अंदर जो जो इन्वेंशंस हमारी हुई थी, आईसी विद स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, और वैसे ही फोर्थ के अंदर आईसी विद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आईसी विद अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये फर्स्ट कॉलम हो गया हमारा। सेकंड क्या लिख सकते हो आप? लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं अगर हम, यहाँ पे आपकी आई मशीन, यहाँ पे आई आपकी असेंबली, यहाँ पे आई आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, और बेसिकली यहाँ पे वैसे ये तीन लैंग्वेजेस ही हैं हमारी इम्पोर्टेंट जो है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ और क्या लिख सकते हो आप, तो मेमोरीज़ की बात कर सकते हैं हम। यहाँ पे जैसे आपके पास क्या थे, मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ होते थे, इसमें मैग्नेटिक कोर्स यूज़ होते थे। फोर्थ जनरेशन में हमारे सेमी कंडक्टर मेमोरीज आ गई हमारे पास। और यहाँ पे बेसिकली क्या थर्ड जनरेशन के अंदर आप लिख सकते हो, मेन स्टोरेज मेमोरीज, मेन स्टोरेज मेमोरीज आ गई थी यहाँ पे। वैसे मैंने यह बताया था आपको, मैग्नेटिक कोर्स ही यूज़ होते थे, ये मैग्नेटिक कोर्स ही यूज़ होते सेम, बट यहाँ पे क्या था, लार्ज मैग्नेटिक कोर्स यूज़ होते थे थर्ड के अंदर। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कंप्यूटर्स, जैसे यहाँ पे एनीवैक, यूनिवैक, इस तरह से कंप्यूटर्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जो जो इस तरह से एक टेबल क्रिएट कर लें अपने नोट्स के अंदर, सिर्फ उस टेबल को ही रीड करें जो जो ये मेन पॉइंट मैंने आपको बताया। बाकी आप अबेकस वगैरह के लिए अलग से नोट कर सकते हो। ठीक है जी। ओके सर। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं आज के लेक्चर से, ये आप कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर में आपके आए थे कुछ क्वेश्चन यहाँ से। सी थर्ड जनरेशन से। हाँ जी, थर्ड जनरेशन। हाँ जी।
आईसी हमारे आए थे थर्ड जनरेशन में। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया नहीं, बट मान लो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना एग्जाम के अंदर, तो इसको अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपना आंसर फाइंड आउट करने के लिए। इसमें से 3 के बारे में मैंने आपको बताया। जैसे अबेकस के बारे में मैंने आपको बताया कि अबेकस क्या था, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी और बहुत पहले इन्वेंट हुई थी, तो बेसिकली इसके इन्वेंटर्स नहीं होंगे कोई। उसके बाद मैंने आपको बताया था नेपर बॉन्स के बारे में, इसको जॉन नेपर के द्वारा इन्वेंट किया गया था। और फिर मैंने आपको बताया था डिफरेंस इंजन के बारे में, इसके जो फादर थे वो थे चार्ल्स बेबेज। तो इन तीनों के बारे में तो आपको नॉलेज है, तो बेसिकली इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, पंच का। इस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो ना। अगर आपसे डायरेक्टली पंच कार्ड के इन्वेंटर पूछे जाएंगे, पंच कार्ड का जो इन्वेंटर है वो है हॉलरिथ हरमैन। अगर डायरेक्टली पंच कार्ड का इन्वेंटर आपसे पूछा जाएगा तो वो हुआ हॉलरिथ हरमैन। बट अगर आपसे पूछा गया, इस तरह से कुछ पूछा गया है, यहाँ पे क्या है, पंच कार्ड के तो डेवलपर, द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच कार्ड वाज डेवलप्ड बाय J.M. जैक्वार्ड इन 18th सेंचुरी। बट इन्होंने डायरेक्टली पंच कार्ड का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, इन्होंने दिया कंट्रोल टेक्सटाइल लूम्स करके। कंट्रोल टेक्सटाइल लूम्स अगर क्वेश्चन में होगा तो J.M. जैक्वार्ड का नाम आएगा, अदरवाइज हॉलरिथ हरमन का नाम आएगा। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आईसी विद डीएलसी। हाँ जी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ये हमारी आती थी 5th के अंदर, ये आती थी हमारी 2nd के अंदर, और वैक्यूम ट्यूब आती है हमारी 1st के अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें और इनका शॉर्ट नोट बना लें। तो आज के लिए इतना ही ना। सर एक बात पूछना। हाँ जी सर ये फोर्ट्रेन कौन सी लैंग्वेज है, वाला हाई लेवल लैंग्वेज है ना? फोर्ट्रेन हाई लेवल लैंग्वेज है। आपकी किसी की टाइपिंग तो नहीं है 800 स्टार की? यस सर मेरी है। हाँ, उसकी, यस सर मेरी भी है। हाँ जी, उसकी डेट्स भी आ गई है ना, टाइपिंग करते नहीं साहब। यस सर। तो थैंक यू ना। ओके, थैंक यू सर मच।